And everyone, and once again, welcome you all in our online classes of Shri Ram Public School. And here we are with our subject of macroeconomics for class 12th. So, we had started a second unit of macroeconomics, which was money and banking. हाँ, ये सेकेंड यूनिट थी हमारी मनी और बैंकिंग. एंड मनी एंड बैंकिंग में कल हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा था. व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम. ये दोनों चीज़ें, दोनों ही टॉपिक कल हमने अपनी क्लास में कंप्लीट किए थे. नाउ टुडे वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स मनी. मनी क्या है? हाँ, ये तो आज का पहला टॉपिक यही है, व्हाट इज़ मनी. अकॉर्डिंग टू वॉकर, वॉकर इज़ वॉज अ फेमस इकोनॉमिस्ट, और इनके हिसाब से मनी इज़ व्हाट मनी डस, यानी मनी वही है जो वो काम करता है. ठीक है, मीन्स अगर आपका इफ़ यू हैव अ करेंसी नोट ऑफ 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000, 2000 रुपीज़, जो भी है आपके पास, ठीक है, वो तभी तक आपके लिए वैल्यूएबल है जबकि वो सेकेंड पर्सन के थ्रू एक्सेप्टेबल है. ध्यान दीजिएगा, यानी वो 2000 की नोट आपके लिए 2000 की नोट तभी तक है जब तक कि लोग उसको 2000 की नोट मान रहे हैं. ठीक है ना. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सबके सामने डिमोनेटाइजेशन का है. वी वर हैविंग सो मेनी नोट्स, मीन्स मेनी नोट्स ऑफ 500. हाँ, 500 की जो पुरानी वाली नोट्स थी वो सबके घर में थी. ठीक है, किसी के यहाँ कम या किसी के यहाँ ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली स्टेटस या जो भी सिचुएशंस. बट वो नोट जिस दिन डिमोनेटाइजेशन का स्टेप गवर्नमेंट के थ्रू उठाया गया और वो इनवैलिड हो गई. आज की डेट में अगर वो पुरानी नोट किसी के भी पास में है तो डज़ इट वर्दी ऑफ 500 रुपीज़? क्या उससे हम 500 रुपीज़ का कोई सामान जाकर ख़रीद सकते हैं? ऐसा नहीं है. तो अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है, मनी क्या है, हम उसे वही काम, मनी तब तक, यानी वो पैसा तब तक पैसा है जब तक कि वो पैसे का काम कर रहा है. ठीक है ना. अदरवाइज वो क्या है, अ पीस ऑफ पेपर है ना, या फिर एक सिंपल कॉइन. पुराने ज़माने के कितने कॉइन्स कई लोगों के पास रखे हुए होंगे जो कि अब नहीं चलते हैं. ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं हैं अब. तो क्या वो पैसे नहीं थे? वो उस टाइम के पैसे थे, वो उस टाइम के कॉइन्स थे, करेंसी थी वो उस टाइम की. तो क्या अब वो चलेगा? अब उसके बदले में अगर हम कुछ लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि वो कॉमनली एक्सेप्टेबल नहीं है. एक्सेप्टेबल नहीं है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, या किसी भी कंट्री का भी जो सेंट्रल बैंक होगा जो कि इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, उसके थ्रू अगर वो करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो करेंसी को हम मनी नहीं कह सकते. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में सुनिए तो, in simple words, money is anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and as a store of value. यानी मनी इज़ एनीथिंग, मनी क्या है? कुछ भी, वो कुछ भी चीज़ मनी है. कौन सी चीज़? दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल, जो कि जनरली एक्सेप्टेबल हो, लोगों के थ्रू स्वीकार की गई हो. ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, किसके लिए स्वीकार की गई हो? ताकि हम एक्सचेंज कर सकें, उसको एक कॉमन वैल्यू के तौर पर लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ हो, और फिर हम क्या कर सकें, उसके थ्रू वो क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें कमोडिटीज़ का, सर्विसेज का. हाँ, एंड एट द सेम टाइम, और बिल्कुल उसी समय, एक्ट्स एज अ मीज़र, क्या करे, मीज़र भी कर दी. किस चीज़ को? मतलब मीज़रमेंट के तौर पर भी काम करे, एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और वैल्यू को या यूनिट्स को या वेल्थ को स्टोर करने का भी काम करे. तो तीन चीज़ें एक साथ. पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मीन्स ऑफ एक्सचेंज हो गया आपका. सेकेंड वन हो गया एज अ मीज़र, एक्ट एज अ मीज़र, यानी एक्ट एज अ यूनिट. ओके, मीज़र की जगह आप यूनिट भी कह सकते हो. एंड थर्ड वन, स्टोर ऑफ
वैल्यू या स्टोर ऑफ वेल्थ, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये 3 फंक्शन आपके मनी के यहाँ पर समझ में आते हैं। ठीक है, और ये तीनों फीचर्स जिस भी चीज़ में होंगे वो मनी कहलाएगा। आज वो पीस ऑफ पेपर है, फ्यूचर में हो सकता है कुछ और हो, लेकिन अगर उसको लोगों ने जनरली एक्सेप्ट किया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर उसको हम वेल्थ के तौर पर स्टोर कर सकते हैं, अगर उससे हम एक कॉमन यूनिट में मीज़रमेंट कर सकते हैं, किसका, कॉमन यूनिट के तौर पर मीज़रमेंट कर सकते हैं, तो वो क्या है, आपका मनी है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ कमिंग ऑन द फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी, हाँ, फंक्शन ऑफ मनी क्या है, प्राइमरी फंक्शन। देखिए, मनी के फंक्शंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, 2 पार्ट कौन कौन से हैं, आपका प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, ये 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या है, प्राइमरी मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके लिए बेसिकली उसको माना जाता है, वो उसके होते हैं प्राइमरी फंक्शन किसी भी चीज़ के, है ना, मतलब प्रायोरिटी पर है ये। तो उसके लिए फर्स्ट वन क्या है आपका, फर्स्ट वन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज का मीडियम है। हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किसके लिए करते हैं, मनी के लिए करते हैं, तो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड आ गया मीज़र ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मीज़र कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए यूनिट, यूनिट ऑफ वैल्यू है ये, है ना। जैसा कि कल हमने बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स में पढ़ा था कि लैक ऑफ कॉमन मीज़र था वहाँ पर। कॉमनली हम कमोडिटीज़ को एक साथ मीज़र नहीं कर सकते थे। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आप 1 किलो आटा, व्हीट फ्लोर, हाँ, उसको ले रहे हो, और 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल ले रहे हो या रिफाइंड ऑयल ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, क्या दोनों का वैल्यूएशन एक होगा। बार्टर सिस्टम के हिसाब से ये प्रॉब्लम थी उसमें कि वो कॉमन मीज़र नहीं रखते थे, और कॉमन मीज़र ना रखने की वजह से क्या होता था, किसी न किसी पार्टी को लॉस भी हो जाता था। जबकि मनी का जब एक्सचेंज शुरू हुआ, यानी मनी का जब कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में आया, तो ये प्रॉब्लम फिर सॉर्ट आउट हो गई। भाई आपको इफ़ यू वांट टू परचेज व्हीट फ्लावर, देन यू विल परचेज व्हीट फ्लावर एक्चुअली, हाँ, और वो व्हीट फ्लोर को ख़रीदने के लिए आप क्या दोगे, बदले में पैसा दोगे, तो एक कॉमन मीज़र हो गया। हाँ, अब उसमें जिन प्रोडक्ट की वैल्यूएशन जितनी भी है, कम है तो कम पैसा देंगे, या मनी कम आपका जाएगा, और अगर ज़्यादा वैल्यूएशन है तो ज़्यादा दोगे। हाँ, तो इस तरह से एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू निकल कर आ गई है आपकी। ये प्राइमरी फंक्शंस हैं मनी के। फर्स्ट वन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बहुत सूटेबिलिटी। देखो, जो भी ये प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, कल हमने जो डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम पढ़ा था, जिन भी स्टूडेंट्स ने कल का वीडियो देखा होगा, वो इसको आज के इस टॉपिक से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। हाँ, कल बार्टर सिस्टम की फर्स्ट डिफ़िकल्टी, जो सेकेंड डिफ़िकल्टी जो आई थी हमारे पास, वो क्या थी कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस फर्स्ट डिफ़िकल्टी थी। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का मतलब ये ज़रूरी नहीं था कि दोनों पार्टीज़ जो आपस में गुड्स को एक्सचेंज कर रही हैं, वो उनको ज़रूरत हो ही। और इसका एग्जांपल मैंने अपने खुद के एक्सचेंज करने से लेकर दिया था कि इफ़ आई वांट टू हैव अ ब्लू पेन, पर मेरे पास ब्लैक पेन है और मैं आपसे ब्लैक पेन एक्सचेंज कर रही हूँ, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एट द सेम टाइम यू आर रिक्वायरिंग ब्लैक पेन, आपको भी ज़रूरत है ब्लैक पेन की, हो सकता है आपको भी ब्लू पेन की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे गुड्स का एक्सचेंज नहीं करना चाहोगे उस समय पर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस की। कोइंसिडेंस ध्यान दीजिएगा, ये आप नॉर्मली बोलते हो भाषा में, और ये वही वर्ड है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक संयोग कह सकते हो आप, हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए यहाँ पर सॉल्यूशन मनी के तौर पर निकल आया, और ये उसका फर्स्ट फंक्शन हो गया कि भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये। यहाँ पर कोइंसिडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, हमें जो चीज़ की ज़रूरत है हम वो ख़रीदेंगे और अगले को
पैसे दे देंगे, ठीक है। वो पैसे से या वो मनी से वो आगे जाके अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकता है। तो यहाँ बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज करने के लिए कोइंसिडेंस होने की ज़रूरत नहीं रह जाती, ठीक है। सेकंड जो प्रॉब्लम थी आपकी, मीज़र ऑफ वैल्यू, ये आपका सॉल्यूशन है मनी के तौर पर। जबकि बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, लैक ऑफ कॉमन मेज़र। वहाँ कमोडिटीज़ में कॉमन मेज़रमेंट नहीं हो सकता था, जबकि यहाँ पर हम मनी को यूनिट मानकर उसका कॉमन मेज़रमेंट निकाल सकते हैं, ठीक। सेकेंडरी फंक्शंस में आ जाइए। तो सेकेंडरी फंक्शंस में आपके फिर अगेन उसी टॉपिक से हमें रिलेट करना है। कल मैंने आपको बताया था बार्टर सिस्टम की एक डिफ़िकल्टी है डिफ़र्ड पेमेंट्स में डिफ़िकल्टी आना, यानी डिफ़िकल्टी इन डिफ़र्ड पेमेंट, जहां हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दे रहे हैं, वो चाहे पास्ट की आपके एक्सचेंज के लिए हो या फिर फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए हो। हाँ, तो आप एडवांसेस भी जो दे रहे हैं डिफ़र्ड पेमेंट के तौर पर, या फिर पिछली जो भी ट्रांजैक्शन है आपकी उसके बदले में आप रुक रुक कर पैसा, मतलब कुछ कुछ किश्तों में पैसा दे रहे हो इंस्टॉलमेंट्स में। तो वो प्रॉब्लम वहाँ बार्टर सिस्टम में हो जाती थी, किस तरह से दिया जाए, क्योंकि प्रोडक्ट का वैल्यू जो है कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता था, तो एक यूनिफॉर्म मैनर में हम वो पेमेंट नहीं कर पाते थे। जबकि यहाँ पर मनी का इवोल्यूशन होने के बाद, मनी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस होने के बाद अब क्या हो गया, डिफ़र्ड पेमेंट हम आराम से दे सकते हैं। भाई हमारी एक लोन पर ईएमआई है, वो आज भी अगर 1000 रुपीज़ की है तो नेक्स्ट मंथ भी 1000 रुपीज़ ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो 1000 रुपीज़ से अगले महीने घट जाएगी बढ़ जाएगी। हाँ, तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन के तौर पर निकल कर आया। सेकेंडरी फंक्शन है कि वो डिफ़र्ड पेमेंट के लिए भी एक स्टैंडर्ड प्रेजेंट करता है, जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं था, ठीक है। सेकंड आ जाइए स्टोर ऑफ वैल्यू। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी निकल कर आई थी कि डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, ये कल मैंने बताया था आपको। हाँ, तो ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम में। हम किस तरह से किसी को प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र करें इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ अस। भाई एक बाप अपने बेटे को तो ठीक है, मतलब पिताजी ने दे दिया कि ये घर है बेटा, घर में ये सामान है, यू कैन टेक इट ओवर, तो ये वेल्थ का ट्रांसफ़र तो ईजी है। लेकिन अगर वही बेटा सपोज़ करिए किसी दूसरे शहर में दूर कहीं पढ़ने गया है, और वहाँ उसे ज़रूरत है कोई सामान खरीदने की। अब एज़ पर बार्टर सिस्टम जहाँ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फादर उस बेटे को किस तरह से 4 बोरी गेहूँ, या फिर अगर सपोज़ करिए उसके पास ज़मीन ही ज़मीन है सिर्फ, तो वो किस तरह से दो चार मतलब टुकड़े पीस ऑफ लैंड कैसे उठाकर ले जाकर बेटे को अपने दूसरे शहर में देगा, और वो बेटा उसके बदले में एक्सचेंज करे गुड्स का। हाँ, इट वाज नॉट पॉसिबल। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, आप ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट बहुत आराम से कर सॉरी, ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ बहुत आराम से कर सकते हो। किस तरह से, इफ़ यू आर ओइंग एन हाउस, हाँ, इफ़ यू आर ओइंग एन हाउस, तो आपके फादर अगर वो हाउस ओन करते हैं, तो ओन करने के बाद में क्या मतलब, अगर उनका घर है और आप किसी और शहर में जाकर रह रहे हैं, इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र हिज वेल्थ, तो वो क्या करेंगे, वो अपना यहाँ का घर बेचकर आपको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे वो पैसे, और आपके पास उनकी वेल्थ, आपके फादर की वेल्थ आपके पास पहुँच गई। सिमिलरली अगर आप किसी दूसरे शहर में पढ़ने गए हैं एंड इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप पैसे मांग लोगे फादर से, वो आपको किसी भी मीडियम के थ्रू मनी जो है ट्रांसफ़र कर देंगे, एंड यू विल बी एबल टू परचेज दैट गुड्स और सर्विसेज जिसकी भी आपको ज़रूरत है। तो यहाँ क्या हुआ, इजी मैनर में वेल्थ का ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट आ गया आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या है, वैल्यूएशंस को आप स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ को आज आप अपने पिगी बैंक में रखिए तो भी वो 100 ही रुपीज़ का है,
और आप 2 साल बाद भी 100 रुपीज़ को पिकी बैंक से निकालेंगे तो वो 100 रुपीज़ का ही रहेगा उसका वैल्यूएशन। वो 90 नहीं हो जाएगा, 95 नहीं हो जाएगा, और 105 भी नहीं होगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल सेंट्रल बैंक के थ्रू उस करेंसी नोट को कुछ चेंज ना किया जाए। मतलब अब डिमोनेटाइजेशन अगर पिगी बैंक में रखे रखे बीच में हो जा रहा है तो ऑब्वियसली आप उसके बाद में आप उसका वह वैल्यू नहीं ले सकते हो, वो एक एक्सेप्शन हो गया। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में क्या है, आप अपनी गुल्लक में जो भी पैसे रख रहे हो उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद निकाल रहे हो तो सेम वैल्यू है। तो यानी कि क्या है, आपका वैल्यूएशन, जो भी आपका स्टोरेज है उसका वैल्यूएशन सेम है। ठीक है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आपका क्या है, सेम है। ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन है मनी के। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज ऑल। और समझ में आया होगा आपको, मैं ये उम्मीद करती हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी दैट डाउट इन योर इवनिंग सेशन. That's all for today. Thank you and have a good day.